नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम महान मुगल या ग्रेट मुगल अकबर की बात करेंगे। अकबर का शासनकाल है 1542 से 1605। अकबर का जन्म आज वर्तमान भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अमरकोट नामक स्थान पर उस अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अकबर अपने चाचा अस्करी के संरक्षण में रहा। हुमायूं और कामरान के बीच कंधार पर अधिकार को लेकर हो रहे युद्ध के दौरान जब हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर आग बरसा रही थीं, उस समय कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था, किंतु सौभाग्य से वह बच गया। अपने बाल्यकाल में ही उसे गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम करना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। जैसे ही हुमायूं के मृत्यु का दुखद समाचार अकबर को मिला, उसके तुरंत बाद ही अकबर हुमायूं के मित्र और सेनापति बैरम खां ने उसे सम्राट या शासक घोषित कर दिया। बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कलानूर के स्थान पर करवाया। कलानूर पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में है। 14 फरवरी 1556 को मिर्ज़ा अबुल कासिम द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं की असामयिक मृत्यु आगरा में अकबर की अनुपस्थिति, क्योंकि अकबर कहाँ पर है? अकबर है कलानूर में। और मुगलों में घबराहट का लाभ उठाकर अफगानों ने हेमू के नेतृत्व में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अतः बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक है, उसने सबसे पहले इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। अतः पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया गया और इस तरह से मुगल साम्राज्य की रक्षा हुई और अफगानों की जो चुनौती थी वह असफल हुई। अब हम हेमू की बात करें, क्योंकि हेमू पर कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न या आपका जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। मोहम्मद आदिल शाह, जो कि शेरशाह सूरी का वंशज है, उत्तराधिकारी है, उसका मोहम्मद आदिल शाह उसका वज़ीर था और वज़ीर भी था और सेनापति भी था हेमू। और ये क्या था? इसे धर्मांतरित कर दिया गया था, लेकिन ये था हिंदू। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हेमू ने। ठीक है। और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। अब हेमू की पराजय हुई पानीपत के द्वितीय युद्ध में और दिल्ली और आगरा पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। अब हम बात करें बैरम खान के संरक्षण में अकबर के शासनकाल की। तो ये जो समय है वो है 1556 से 1560। ये 4 साल वह बैरम खान के संरक्षण में रहा। हेमू की पराजय और मुगल सत्ता के पुनर्स्थापित हो जाने के बाद बैरम खान ने जो बची कुची अफगान शक्ति थी, जो सूरवंश के लोग थे और लोदी भी कहीं कहीं बैठे थे, तो बैरम खान ने अफगान शक्ति के जो बचे कुचे अवशेष थे
उनका भी अंत आवश्यक समझा। इसलिए 1556 से 1560 के बीच अकबर के संरक्षक के रूप में काम करते हुए उसने दोआब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अफगानों को पराजित किया। सबसे पहले उसने मेवात क्षेत्र पर अधिकार कर हेमू के परिवार के विरुद्ध कार्यवाही की और उनसे शाही खजाने का धन वापस लिया। 1558 से 60 के बीच में ग्वालियर और जौनपुर पर बैरम खान ने अधिकार किया। रणथंबोर और मालवा पर भी आक्रमण हुए, लेकिन कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन इन सारे कामों से दरबार में बैरम खान का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण उसके विरोधी उससे ईर्ष्या करने लगे और अकबर को उसके विरुद्ध शिकायतें मिलने लगी। स्वयं अकबर भी अब राज्य के मामलों में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक था, क्योंकि वह बड़ा हो रहा था। अतः ऐसा कहा जाता है कि 1560 में बैरम खां को उसने कार्यमुक्त कर दिया, हटा दिया अपने काम से, संरक्षक का जो पद था उससे। और बैरम खां ने इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए बैरम खान और अकबर के बीच तिलवाड़ा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हुआ और 1561 में उसने अकबर से क्षमा याचना करके हज पर जाने की अनुमति मांगी और अकबर ने उसे हज पर जाने की अनुमति प्रदान की। लेकिन जब बैरम खान हज पर जा रहा था तो उसकी मक्का जाते समय गुजरात में अफगानों के एक दल ने उस पर आक्रमण किया था और मुबारक खान नामक एक अफगान, जिसके पिता को बैरम खान ने मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में जो हुआ था के युद्ध में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता को कत्ल किया था, मार डाला था। इसलिए मुबारक खान ने बदला लेने के लिए हज पर जाते बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोस कर बड़ा भी किया, उसे खाने खाना के पद तक पहुंचाया। उसके अकबर के शासनकाल जो ये है, हमने देखा कि 1556 से 1560 तक तो वो बैरम खान के संरक्षण में रहता है। 1560 से 62 के बीच उसकी धाय, अकबर की धाय माँ आप समझते हैं क्या होता है? पालन पोषण करने वाली, हमारे यहाँ नहीं हुई है पन्ना धाय, वैसे जो अकबर की धाय माँ थी महामंगा, अकबर की धाय माँ महामंगा, उसका पुत्र आदम खान और उसकी पुत्री जीजी अंगा का शासन पर प्रभाव रहा और उनके सर्वेसर्वा होने के कारण ही इतिहासकारों ने 1560 से 62 के काल को पर्दा शासन की उपमा दी है। 1562 के बाद स्पष्ट रूप से शासन अकबर अपने हाथ में ले लेता है, प्रभाव मुक्त होकर, सभी प्रभावों से मुक्त हो जाता है और वो शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद हम बात करें करेंगे अकबर के प्रमुख अभियानों की, लेकिन बीच में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है जिसे मैं कवर करना चाहूँगी कि हम अकबर को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या हैं। वो है सबसे पहले अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी या अकबरनामा, आईने अकबरी या अकबरनामा। दूसरी जो किताब है वो है
बदायूनी की मंतखब उल तवारीख। मंतखब उल तवारीख क्या है कि अकबर जो है वो है एक उदार शासक, और जो उसका धार्मिक दृष्टिकोण है वो सहिष्णु है, वो धर्म सहिष्णु है। इस वजह से जो उलेमा वर्ग है वो उससे कुछ नाराज़ है, और उनमें से एक है बदायूनी, जो उसकी धर्म सहिष्णु नीति का आलोचक है, और उसी दृष्टि से उसकी ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मंतखब उल तवारीख। मंतखब उल तवारीख। अगली जो किताब है वो है निज़ामुद्दीन बख्शी की तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी। अब हम चर्चा करेंगे अकबर के सैन्य अभियानों की, जिसका कि एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण, ये पूछा जाता है पहला आक्रमण कहाँ किया, 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया, और इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। 1561 में ही अकबर ने चुनार के किले को जीता। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कंटका राज्य को जीता, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी, और उसकी शासिका कौन थी, महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती, रानी दुर्गावती गोंडवाना की। गढ़कंटका का जो हिंदू राज्य था उसकी स्थापना अमनदास द्वारा की गई थी, और बाद में अकबर ने इस राज्य को जीतने के बाद अकबर ने गढ़कंटका का राज्य संग्राम शाह के छोटे पुत्र चंद्र शाह को लौटा दिया था। इसके बाद अकबर ने राजपुताने की ओर रुख किया, और इसी सिलसिले में सबसे पहले उसने आमेर के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। आमेर ये जयपुर का इलाका है, ठीक है। आमेर का जो शासक था भारमल या बिहारी मल पहला राजपूत शासक था, जिसने की वैवाहिक संबंधों में अकबर के साथ बंधा। अपनी पुत्री हरका बाई की शादी उसने अकबर के साथ की, और वो स्वेच्छा से उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और कहानी यह है कि 1562 में अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए गया। ज़ियारत मतलब धर्म यात्रा, हम लोग जाते हैं ना, हिंदू लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, वैसे ही अजमेर गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने। तो मार्ग में राजा भारमल या बिहारी मल ने उससे मुलाकात की और अपनी पुत्री हरका बाई के विवाह का प्रस्ताव रखा। 1562 में 1562 में मेवाड़ के अधीन एक जागीर थी मेड़ता, उस पर हमला हुआ। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले का घेरा डाला, और चित्तौड़ के शासक उदय सिंह ने सामंतों की सलाह पर किले का भार जयमल और फत्ता इज फतेह सिंह को सौंपकर वो उदय सिंह जी जंगल में चले गए। चित्तौड़ का जो किला है वो मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है, और चित्तौड़ पर जब हमला हुआ है तब अच्छा खासा कत्लेआम हुआ चित्तौड़ के किले में। ये पहला और अंतिम अवसर है जब अकबर ने ऐसा कत्लेआम करवाया, और अकबर के नाम पर ये एक बड़ा धब्बा है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया गया। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा भी जारी किया। 1572 में अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया।
कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार भी था, और सबसे बड़ी बात गुजरात समृद्धि और विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र स्थल था। बंदरगाह है ना वहाँ पे, इसलिए अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए। पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा तथा पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भी भेंट की। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि 1573 में गुजरात में द्वितीय अभियान अकबर का हुआ, जिसे कि ऐतिहासिक द्रुतगामी, बहुत तीव्र गति से, बहुत स्पीडली हुआ आक्रमण कहा जाता है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है ये, राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनवाया जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक का अंत कर दिया। अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करके अपनी सौतेली बहन और काबुल का जो शासक था मिर्ज़ा हाकिम, उसकी बहन बख्तुन्निसा को काबुल का गवर्नर बना दिया। ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था। कंधार प्रांत भी सबसे पहले अकबर के समय 1595 में मुगल आधिपत्य में आया। 1581 में 81 का जो वर्ष था अकबर के शासन का सर्वाधिक संकटपूर्ण वर्ष माना जाता है। अगर हम दक्षिण के संदर्भ में अकबर के साम्राज्य विस्तार को देखें तो अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। दक्षिण के राज्यों में उसने खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। खानदेश एक तरह से दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और अहमदनगर के शासक बहादुर शाह, जो कि अपनी माँ चांद बीबी के संरक्षण में शासक बना हुआ था, के साथ संधि करके बरार का प्रदेश प्राप्त किया और बहुत सारे युद्ध उपहार प्राप्त किए। जो अहमदनगर का जो आक्रमण था अकबर का, उसी समय अकबर सबसे पहले मराठों के संपर्क में आया। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण किया। असीरगढ़ के किले को उसने जीता और कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की चाबी से खोला था। इसका मतलब ये है कि इतना विस्तृत साम्राज्य उसके पास आ चुका था और ये उसकी अंतिम विजय थी 1601। तो वो इतना अपना साम्राज्य फैला चुका था कि ये कहा जाता है कि भाई असीरगढ़ तक पहुंचते पहुंचते तो उसने असीरगढ़ का किला उसने सोने की चाबी से खोला था। तो ये बात हुई अकबर के साम्राज्य विस्तार की, और सभी आक्रमणों का नेतृत्व अकबर ने स्वयं ने नहीं किया है, जैसा कि मैंने इस स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर किया है कि हर एक आक्रमण का जो सेनापति या नेतृत्व करता है वो अलग है। इसी के साथ हम अकबर के साम्राज्य विस्तार का ये टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और अकबर के बारे में वन लाइनर्स अक्सर पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये भी सिर्फ 250 शब्दों की शब्द सीमा में आपसे प्रश्न पूछा जाने वाला है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शासक अकबर को हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय राष्ट्र की अवधारणा ही भारत में लागू नहीं थी। इवन राष्ट्र की अवधारणा विकसित ही नहीं हुई थी। आज की दृष्टि से हम देखते हैं कि वो राष्ट्रीय शासक था या नहीं था, लेकिन वो एक महान शासक था और उसने कई सारे नवीन प्रयोग किए हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसकी विभिन्न नीतियों की चर्चा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।